My name is Vaibhav Naran, and I am the founder and CEO of VR Campervans, a company which is everything about caravanning. आज हम अपना पहला पॉडकास्ट शूट करने जा रहे हैं मिस्टर विवेक शर्मा जी के साथ, जो कि 6 साल से कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और अपनी पूरी फैमिली के साथ कैरावान ट्रिप्स कर चुके हैं 5-5 महीने की। और वो एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसका नाम है कारवां भारत, एंड ही इज़ द वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इंडिया ओवरलैंड ग्रुप ऑल्सो। तो आज हम उनके साथ एक पॉडकास्ट शूट करने जा रहे हैं और उनसे जानेंगे कि उनका अनुभव कैरावानिंग करते हुए कैसा रहा। तो आप इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट से जुड़े रहिए और देखिए और जानिए कि कैरावानिंग कैसे की जाती है। नमस्कार विवेक जी, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे पहले एपिसोड में। ये हमारा पहला पॉडकास्ट है जहां हम उन शख्सियत को बुलाते हैं जो खुद कैरावानिंग फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करेंगे। तो हु इज बेटर देन यू फॉर आवर फर्स्ट एपिसोड। तो अरे नहीं सर, थैंक यू सो मच। मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा कि आप कैरावानिंग से पहले क्या किया करते थे एंड व्हाट इज द हिस्ट्री। आप उससे पहले क्या करते थे? बहुत संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि कैरावेनिंग से पहले क्या किया करते थे। मुझे लगता है कैरावेनिंग एक प्रोफेशन नहीं है। कैरावेनिंग आप जो भी कुछ अपने जीवन में कर रहे होते हैं उसके अतिरिक्त हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की एक ऐसी चीज से जुड़ने का प्रयास करता है जिसमें वो जीवन में थोड़ा सा आनंद प्राप्त कर सके। थोड़ी सी मतलब जो हमारी स्ट्रेस भरी लाइफ होती है उससे थोड़ा सा रिलीव हो सके। उसी के लिए हमने भी ये जो ओवरलैंडिंग है वो स्टार्ट करी। इट केम आउट ऑफ कोविड एक्चुअली। हमारे पास ऑलरेडी एक कैंपर वैन बनी हुई थी जिसको हम अपने प्रोफेशन में यानी कि फिल्म मेकिंग में इस्तेमाल करते थे। पर कुछ समय बाद जब कोविड आया और कोविड के समय सब कुछ एकदम डाउन हो गया, हमारे प्रोफेशनली भी हमारे बिजनेस में वो गाड़ी उतनी इस्तेमाल नहीं हो पा रही थी। इट वाज लाइंग आइडल एंड दैट टाइम वी थॉट लाइक कि भाई इसका हम कुछ सदुपयोग कर सकते हैं क्या। वहां से हमने अपनी पहली जर्नी स्टार्ट करी। वहां से हमने अपना पहला ट्रिप किया, दैट वाज टुवर्ड्स बद्रीनाथ, एंड वी एंजॉयड अ लॉट। और जीवन के एक नए परिप्रेक्ष्य को हमने जानने का, समझने का प्रयास किया। उस दौरान अच्छा लगा, और जीवन में जो भी चीज अच्छी लगती है उसको आप निरंतर निरंतर करने का प्रयास करते हैं। बस वो बढ़ता चला गया और जीवन में कैरावानिंग या वैन लाइफ ऐड हो गई। तो वो जो गाड़ी थी वो पूरी कैरावान ही थी और उसका एक पर्टिकुलर यूज केस था जो आपकी फिल्म मेकिंग में आपको काम आता था, या इट वाज अ हाँ कंप्लीट? जी जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। एक्चुअली देखिए, कैरावैन का अभी भारत में कोई बहुत फिक्स्ड प्रोटोटाइप नहीं है। प्रोटोटाइप इसलिए भी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट बॉडीज में अभी इसके रजिस्ट्रेशन का कोई बहुत प्रॉपर ना तो जानकारी है और ना कोई प्रोसीजर है। अभी ऐसा लगता है एक ऐसी गाड़ी जिसमें सोने की, खाने की, रहने की, ट्रैवल करने की, वॉशरूम की, इत्यादि इत्यादि की व्यवस्था हो, उसको आप कैंपर वैन के अंतर्गत रख सकते हैं। ये सभी सुविधाएं उस गाड़ी में पहले से भी थी। कुछ चीजें जो हमें लगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें उसमें डेवलप करनी है, वो हमने जब ट्रैवल थोड़ा सा अपना मतलब थोड़ा सा बढ़ गया हमारा ट्रैवल, तो हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे हम अपने घर में ऑल्ट्रेशंस मॉडिफिकेशंस करते हैं वैसे ही हमने उस गाड़ी में भी करने का प्रयास किया। एंड एवरीबडी वांट टू मेक मेक द जर्नी कंफर्टेबल। वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। वो हमने अब जो नया ट्रक लिया है उसमें भी वो निरंतर चलता रहता है, और पिछली गाड़ी में भी वो चल रहा था। तो ये आपका पैशन प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट हुआ था जब आपने पहला आपने ट्रिप करी कोविड के दौरान, और उसके बाद फिर आपको यूट्यूब का और इस चीज को कंटिन्यू करने का जो मोटिवेशन है या आइडिया है वो कहाँ से आया? यूट्यूब का आइडिया एक्चुअली बहुत जेन्युइन रीजन से आया। जब हमने ये तय किया, मतलब जब हमने सोचा कि चलो लेट अस मूव आउटसाइड और एक कैंपर वैन बनाई जाए, ये मैं बता रहा हूँ कोविड से भी पहले की बात, जब हमने ये कैंपर वैन नहीं खरीदी थी। इट टुक ऑलमोस्ट 2 years टू मेक अ रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि भाई एक कैंपर वैन भारत में रजिस्टर्ड होगी कैसे। भारत में अगर कोई प्रोविजन दिखता था तो वो सिर्फ वैनिटी वैन का दिखता था। मैं आज से बात कर रहा हूँ कम से कम 5-6 वर्ष पूर्व की। तो एक ही विकल्प दिखता था, वो था वैनिटी वैन का। कुछ राज्यों में हो सकता है कि कैंपर वैन रजिस्टर्ड होती हो, पर इक्का दुक्का, मतलब बहुत ही नगण्य मात्रा में थी वो। और जब भी हम मतलब मैं बहुत सारी अथॉरिटीज के पास गया उस समय, तो
सभी ये कहते थे साहब वैनिटी वैन का ऑप्शन है, आप इसमें रजिस्टर्ड करा लीजिए, 2+D आपको मिलेगा, मतलब 2 लोग प्लस ड्राइवर उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक फैमिली के साथ तो संभव है ही नहीं। एटलीस्ट फैमिली में अगर आप जाओगे तो 5-6 सदस्य होते हैं जो साथ में यात्रा या ट्रैवल करना चाहते हैं। तो वो मुझे हमारे प्रोटोटाइप पे सूट नहीं करता था। वहां से वो चीज शुरू हुई और बस फिर तो आगे बढ़ते चले गए और आज हम आपके सामने हैं। तो यूट्यूब क्यों मैंने मतलब इस चैनल क्यों शुरू किया, क्योंकि मैंने बहुत समय इसके रिसर्च में लगाया, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जानने का, समझने का प्रयास किया, और क्योंकि मुझे इस प्रकार की कोई जानकारी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल रही थी, सो मैंने तय किया कि भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म, अगर जो भी मैंने अपना रिसर्च किया है उसको मैं सब लोगों के साथ साझा कर पाऊं। जिन लोगों से मैं मिलता हूं उनके अपने अनुभव होते हैं, उनके अनुभवों को भी शेष सब लोगों से साझा कर पाऊं। इस उद्देश्य से फिर हमने अपना एक यूट्यूब चैनल भी खोला, और अच्छा प्रोत्साहन भी हमें मिला, मतलब पूरे देश भर से बहुत ही जल्दी हमारे सब्सक्राइबर काउंट भी ठीक ठाक, मैं ये तो नहीं बोलूंगा बहुत बड़े नंबर हमने अचीव कर लिए, पर जो भी लोग जुड़े, बहुत दिल से जुड़े, बहुत मन से जुड़े, बहुत बड़ा परिवार अब पूरे देश भर में एक ओवरलैंडिंग फैमिली की तरह पूरा बन गया है। और बहुत अच्छा लगता है जब सब वैचारिक लोग मिलते हैं, कुछ समय बिताते हैं और साथ रहते हैं। आपकी ये जो शुद्ध हिंदी है, जो आप अपने YouTube वीडियोस में भी बोलते हैं और यहाँ पे भी जब आप बोलते हैं, इसके पीछे का राज क्या है और आप इतने कैसे उस चीज से जुड़े रहते हैं? मैंने आपके बच्चों को भी देखा है वीडियो में, वो बहुत ही अच्छी और एकदम शुद्ध हिंदी बोलते हैं। तो ये कैसे आप कैरी ऑन कर पा रहे हैं? मुझे लगता है कि कुछ चीजों से आपको जीवन में प्रेम होता है, और जिसके प्रति प्रेम होता है उसके प्रति आकर्षण भी होता है, और सहज रूप से फिर वो चीजें आपके जीवन में उतर जाती हैं। सो हिंदी से मुझे, मतलब क्योंकि हमारी मातृभाषा है, इस नाते मुझे बेहद लगाव है, बेहद प्रेम है। मुझे अच्छा लगता है मैं ज्यादा हिंदी का अपनी भाषा शैली में प्रयोग करूं। शेष कुछ मुझे लगता है आउट ऑफ द प्रोफेशन भी वो आई है, क्योंकि मैंने पर्याप्त समय आकाशवाणी के लिए काम किया, ऑल इंडिया रेडियो के लिए काम किया। सो वहां से भी कुछ कुछ चीजें व्यक्तित्व में आपके ऐड हो ही जाती हैं न चाहते हुए भी। कुछ वहां से आया, कुछ प्रेम है, और बस यूं ही करके मुझे लगता है कि अच्छा लगता है। मुझे लगता है, मतलब मुझे आशा है कि आप लोगों को भी सुनने में उतना ही अच्छा लगता होगा। बहुत अच्छा लगता है। आप थोड़ा और बताएंगे उस बारे में जो आप आकाशवाणी में आप काम करते थे? मैंने एक्चुअली जर्नलिज्म कंप्लीट किया अपना 2006 में भारतीय विद्या भवन न्यू दिल्ली से। और जब मैंने पूरा किया तो कुछ परिवार की स्थितियां, मतलब जैसे ही जर्नलिज्म कोई करता है तो उसको दिखाई देता है अपना चेहरा टीवी पे। तो हर व्यक्ति चाहता है कि हाँ, जर्नलिज्म करते ही मैं एक अच्छा रिपोर्टर बन जाऊं, मैं एक अच्छा एंकर बन सकूं। पर उस प्रकार की परिस्थितियां मेरे साथ नहीं थी, पारिवारिक कुछ इस प्रकार के सर्कमस्टांसेस बने कि मुझे वापस आना पड़ा अजमेर। और फिर जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे इस क्षेत्र में मिली वो मैंने ज्वाइन करी। सो आई ज्वाइंड अ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इन वनस्थली विद्यापीठ, जो एक गर्ल्स यूनिवर्सिटी है। वहां से फिर मुझे, क्योंकि मैंने रेडियो से शुरुआत की, तो फिर जिस आयाम में आप काम कर रहे हो उसी में अवसर आपको अधिक से अधिक मिलते हैं। सो उस दौरान फिर ऑल इंडिया रेडियो का एक ज्ञानवाणी करके एक रेडियो स्टेशन है। सो उसकी एक वैकेंसी निकली जहां पर असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर की रिक्वायरमेंट थी। और जो उनकी आवश्यकताएं थी उनको मैं पूर्ण भी करता था, जो एक्सपीरियंस, जो क्वालिफिकेशन चाहिए था। मैंने इंटरव्यू में अपियर किया और I got selected for that. So I came into All India Radio. I joined ज्ञानवाणी as assistant station manager. काफी सालों तक मैंने काम तो किया, पर यूं मैं मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को, पर एक उम्र होती है जब आप में जोश होता है, जज्बा होता है, आप अपने समय का अधिकतम उपयोग करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि वहां पर मैं अपने समय का उतना उपयोग नहीं कर पा रहा हूं, मतलब काम करने जैसा वहां पर बहुत कुछ था नहीं जो मैं करना चाहता था अपने जीवन में। सो अब वो एक गवर्नमेंट जॉब थी, कॉन्ट्रेक्चुअल थी, वो परमानेंट होती नहीं होती वो सब एक अलग बातें थी। फिर मैंने उसको छोड़ दिया, मतलब कुछ समय काम करके, कुछ समय मतलब अच्छे खासे 4-5 साल काम करने के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी, और फिर जीवन में मैं जो करना चाहता था तो वो मैंने किया। आई स्टार्टेड विद फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में मेरा शुरू से इंटरेस्ट था। मैंने अपना एक छोटा सा स्टूडियो सेटअप डाला, उसमें आई स्टार्टेड विद फोटोग्राफी। आर्किटेक्चरल हो गई, प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो गई, वो मैं करता था। तो करते करते हमें वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस अ फिल्म फॉर हिंदुस्तान जिंक।
सो वहां से फिल्मों की शुरुआत हो गई और फिर माइनिंग क्षेत्र के लिए हम प्रमुखतः फिल्में बनाते हैं। जब बस वैन लाइफ ऐड हो गई है तो थोड़ा सा की आवश्यकताएं होती हैं जीवन की, पर अर्थ जुड़ गई तो और आनंद मतलब उसके साथ ऐड हो गया। और जब आपने अपनी मम्मी को कैरावान में बोला कि आप हमारे साथ चलिए, तो उनका क्या रिएक्शन था? और आप जब ट्रैवल करते हैं तो आपको कोई इनकन्वीनियंस नहीं होती अपनी मम्मी और अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करने में? माता जी से तो हालांकि ये प्रश्न उनसे पूछने पे वो और ज्यादा प्रभावशाली ढंग से इसका उत्तर दे पाती, पर क्योंकि अभी मैं मतलब जूम मीट पे आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, सो एक्चुअली घर के ये मतलब मैं बहुत ही डेस्परेटली इस चीज को आपको बोल रहा हूँ। वैन लाइफ या इस प्रकार की कोई भी चीज जब तक संपूर्ण परिवार का समन्वय नहीं हो तब तक आप परस्यू कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके मतलब घर के हर एक सदस्य को उतनी ही तत्परता से, उतनी ही उत्साह से जो भी सारी एक्टिविटीज होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करना होता है। अगर वो नहीं कर रहा है यानी कि एन ऑड मैन इज आउट, सो वहां पर फिर आपको या तो घर लौटना पड़ेगा या फिर इतना लंबा जितना लंबा हम स्टे ले पाते हैं, जैसे कि 5 महीना हमने लद्दाख में स्टे ले लिया, 3 3 4 4 महीना तो हम बहुत रूटीन में निकल जाते हैं। सो ये आप नहीं कर सकते। हाँ, हफ्ता भर निकल लोगे, 10 दिन कोई आपके लिए निकल लेगा। सो हमारे साथ बस यही अच्छा है कि हमारे परिवार का हर एक सदस्य उतने ही आनंद के साथ पूरी वैन लाइफ को एंजॉय करता है जितना मैं इसे करने की कोशिश करता हूँ। सो किसी के ऊपर भी ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई बंदिश है, कोई प्रेशर है या किसी एक व्यक्ति के कारण किसी दूसरे व्यक्ति को ये करना पड़ रहा है। सब एंजॉय करते हैं, इसीलिए शायद हम इतने आनंद और उत्साह के साथ इसे कर पा रहे हैं और माता जी भी उतने आनंद के साथ कर रही है। और आप जो ड्यूरेशन रहता है आपकी जो कैरावानिंग का, वो लॉन्गेस्ट कितना रहा है? मतलब कितने महीने आप लोगों ने कैरावानिंग करी लगातार? 5 months, 5 months, 5 months we spent. 5 months we spent in Ladakh, Spiti, and Himachal. अच्छा, आप कुछ बताना तीन चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में? 5 महीने एक स्ट्रेच में कैरावानिंग अपने आप को एक अचीवमेंट है। अचीवमेंट तो हालांकि मैं इसे नहीं कहूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो शायद संपूर्ण विश्व में पूरा पूरा जीवन मतलब वो अपने होम से फ्रॉम होम टू मोटर होम, दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम देयर होम टू मोटर होम। सो भारत में थोड़े से चैलेंजेस तो हैं क्योंकि अभी कैंपिंग ग्राउंड्स नहीं है, पर जहां चैलेंजेस होते हैं वहां अवसर भी होते हैं। सो मुझे लगता है ये हमारे लिए एक अवसर भी है और भारत एक ऐसा देश है जहां ये सिर्फ कहा नहीं जाता कि अतिथि देवो भव, वो आप जब किसी स्थान पे जाते हैं तो महसूस भी कर पाते हैं, खास तौर से हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में। सो हम लोग भी अधिक समय रुकना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि जब आप किसी जगह रुकते हो ज्यादा समय तो उनके बारे में ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाते हो, जान पाते हो। हमारा भी बहुत अच्छा अनुभव रहा, मतलब बहुत लंबे लंबे पीरियड के लिए हम बहुत छोटे छोटे ऑफ बीट जगह जाते हैं। हम मतलब ऐसे जैसे लद्दाख गए तो पैंगोंग नहीं जाएंगे हम लोग, लेह में बहुत ज्यादा समय नहीं बिताया हमने। हम लोग सीधे जाएंगे, चुलुंखा करके गांव है, त्याक्षी करके गांव, मतलब ऐसे छोटे छोटे जो गांव है उनमें जाते हैं, उसमें उस गांव में रहते हैं जहां पर टूरिस्ट नहीं जाता। तो उन लोगों का भी पर्सपेक्टिव आपके प्रति थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि वहां पर उनका कोई कमर्शियल एंगल नहीं होता आपके प्रति। और मतलब क्या बहुत ही अच्छा होता है, सुबह आप उठते हैं तो किसी घर में आपको नाश्ते का निमंत्रण मिलता है, भोजन किसी एक घर में होता है, मतलब विद ओपन हार्ट वो आपसे बोलते हैं कि सामने ये जो खेत है हमारे यहाँ, आप जाइएगा, आपको जो तोड़ना हो तो वहां से तोड़ के खाइएगा। और इतनी मात्रा में है कि वो खुद भी उसको नहीं खा पा। एप्रिकॉट वहां पर हमने जितने खाए वो शायद ही कोई व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में खा सकता है, मतलब उस 5 महीने में इतने एप्रिकॉट्स हमने ग्रहण किए और बहुत अच्छा लगता है। मतलब उन सब के बीच जाकर जो अभी भी हम आज शहरों में रह के जिस आर्थिक प्रतिस्पर्धा के जाल में मैं भी फंसा हुआ था, मतलब मैं ये नहीं बोलता कि मैं फंसा हुआ नहीं, पर वो लोग इससे परे हैं। मुझे लगता है वो उनके अंदर कोई इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं है, न तो आपस में न ही परिवार में। सो एक अलग जीवन शैली, एक अलग पर्सपेक्टिव जब हम ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं, उनके साथ कुछ समय बिताते हैं तो देखने और जानने को मिलता है। और जब आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं ऐसे आइसोलेटेड गांव में जहाँ पहले लोग नहीं गए हुए, तो आप कैसे पहुंचते हैं वहां पे? और सेफ्टी एक जो बहुत मेन एंगल रहता है, उस चीज को आप कैसे इंश्योर करते हैं जब आप एक जर्नी पे होते हैं?
देखिए, पहली चीज तो ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि भारत एक बहुत ही सुरक्षित देश होने वाली, गांव में तो कतई नहीं, मैं बोलता हूँ शहरों में होने वाली कुछ घटनाओं के आधार पे हम एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं कि भारत में बहुत ही ज्यादा क्राइम है, भारत में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। पर मैं बोलता हूँ कि जब आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, वहां के लोगों से बात करें, उनको बताएं आप क्या कर रहे हैं, आप इस प्रकार से ट्रैवल करते हैं, फॉर श्योर वो आपको एक अच्छा स्थान बताएंगे अपने गांव में। इनफैक्ट वो अपने घर पे आपको निमंत्रण देंगे, जैसा कि हमें निमंत्रण मिलता है। सो सेफ्टी सिक्योरिटी भारत में बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, मतलब इस चीज को मैं आपके माध्यम से सब तक पहुंचाना चाहूंगा। दूसरा विषय, आपने बोला ये तय कैसे करते हैं कि कहाँ जाना। सो बहुत ही सडनली हम, जैसे कि आप एक रोड पे चल रहे हैं, अगर आप कभी लद्दाख की तरफ गए हो तो बिल्कुल सुनसान रोड्स होती हैं, और कहीं आपको एक बोर्ड दिखेगा ऐसा, ये फला गांव है ना। अब वो गांव कोई नहीं जाता, क्यों? क्योंकि सब लोगों के पास एक सीमित समय है और वो जा रहे हैं पैंगोंग। तो ये ऐसे रास्ते में बहुत सारे बोर्ड्स दिखाई देते हैं, पर हम डाइवर्जन लेने का कष्ट उतना उठाते नहीं है। वो काम हम करते हैं कि जब कोई बोर्ड दिखता है तो उस गली घूम जाते हैं, फिर पहुंचते हैं हम एक छोटे से गांव में जिसमें 10 घर हैं, 12 घर हैं। उनको बताते हैं अपने बारे में, उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं, उनसे अनुमति लेते हैं, क्या अगर आप अनुमति दें तो आज मतलब आप साथ रुक जाएं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास अपनी गाड़ी है, सिर्फ पार्क करके रुकेंगे। सो दे फील, मतलब उनको भी अच्छा लगता है कि कोई हमारे गांव में आया। सो बस यही यही पैटर्न है, इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा इसमें साइंस नहीं है कि कैसे अपने को गांव ढूंढना, और कोई एक पर्टिकुलर नाम का ही गांव ढूंढना कि आज वहीं जाके हमें हॉल्ट लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ऑल ऑफ द सडन जो हमें जहां जो स्थान ठीक लगता है, जहां स्नेह मिलता है, वहां रुक जाते हैं और अच्छा समय बिताने का प्रयास करते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप हमारी जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को बताना चाहें कि अगर आपके जैसे कोई ट्रैवल करना चाहता है तो उसका एक पर्टिकुलर कॉस्ट क्या आता है इन अ मंथ? अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं 5 महीने आपने एक स्ट्रेच में ट्रैवल करा तो उसका कॉस्ट क्या आता है? बहुत ही फ्रैंकली, और शायद बहुत सारे लोगों को जानकर ये आश्चर्य होगा, कॉस्ट तो मैं इसलिए कुछ भी नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि ये हर व्यक्ति पे अलग अलग डिपेंड करता है। द काइंड ऑफ मोड, काइंड ऑफ मीडियम, मतलब जिस साधन से आप ट्रैवल कर रहे हैं, जिस प्रकार की लाइफ आप स्पेंड करते हैं। हो सकता है कोई पेस्ट इस्तेमाल करता है बबूल, जो कि 20-30 रुपए का आता है, 50 रुपए का आता है। कोई कोलगेट जेल इस्तेमाल करता है 200 रुपए का, तो 4 गुने का फर्क है। तो ये तो खैर लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है। पर इसके बावजूद भी जितना आप अधिकतम अपने घर पे एक महीने में खर्च कर पाते हैं, उसका आधा भी विद अ चैलेंज आप खर्च नहीं कर सकते वैन लाइफ स्पेंड करते हो। अगर आप एक महीना वैन, मतलब आप खर्च करेंगे कहाँ? आप ना तो वहां पर कपड़े खरीद सकते हैं, ना किसी मॉल में जा सकते हैं, ना ज्यादा ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब बहुत लंबे डिस्टेंसेस नहीं। आप एक गांव में रुक गए तो वहां रुक गए। सब्जी आपको गांव वाले लाके देते हैं, जिसका आप चाहकर भी उनको भुगतान करने की कोशिश करेंगे तो वो लेते नहीं है आपसे। आपको चाहिए क्या? मतलब जीवन जीने के लिए वहां पर अगर आप 100 रुपए भी मुश्किल से खर्च कर पाओगे तो कहाँ करो? आपको सोचना पड़ेगा कि मैं 100 रुपए कहाँ खर्च करूं। आप अपनी खुशी से उन गांव के लोगों को कुछ देकर आए तो वो एक अलग, मतलब एक अलग आयाम, एक अलग विषय है। उनके लिए कुछ लेकर जाएंगे, बहुत ही अच्छी बात है। पर यूं आप देखें तो आप खर्च करने जैसा इस प्रकार की यात्रा में कुछ होता नहीं। मतलब जो फ्यूल एक्सपेंसेस हैं, जो आपकी ग्रोसरी है, एक नॉर्मली जब आप ट्रैवल कर रहे हैं 5 लोगों का जो भी डिटर्जेंट लगता हुआ है, जो भी एक एक एस्टिमेट लोगों को मिल जाए अगर वो आपके जैसे एक लाइफस्टाइल अडाप्ट करना चाहते हैं, तो एक क्या एक्सपेंस आता है इस चीज में? फ्यूल भी देखिए मित्र, क्या है कि आप कितना ट्रैवल कर रहे हैं। मैं जैसे ट्रैवल करता हूँ, मेरे पे सिर्फ बताता हूँ कि हम लोग ट्रैवल करते हैं 3-4 दिन में फिर 50 किलोमीटर। तो अगर मोटा मोटा माने, अगर हम 10 बार भी ट्रैवल कर रहे हैं तो 500 किलोमीटर हम पूरा महीने में अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करते हुए ट्रैवल करते हैं। 500 किलोमीटर का आप क्या डीजल मानते हैं? कोई 7,000 रुपये मान लीजिए, हमारी ट्रक का डीजल अगर मान ले 7,000-8,000 रुपए, उससे ज्यादा का डीजल है नहीं। और ग्रोसरीज मान लीजिए अधिक से अधिक मैं मानता हूँ 10,000 रुपए। सो नॉट मोर देन 20,000 रुपीज मंथ और इन इसमें आर केस। और इसमें जो आपका जो एसी है, वो एसी जेनसेट से ऑपरेट होता है या आप इलेक्ट्रिसिटी जनरली गांव से ही लेते हैं? पहाड़ों में एसी चाहिए नहीं होता, वो एक्सटर्नल पावर से चलता है यूं तो।
हम लोग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही ट्रैवल करते हैं। जब गर्मियां होती हैं तो हम पहाड़ों में चले जाते हैं, जब सर्दियां होती हैं तो प्लेन्स में ट्रैवल करते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने साउथ इंडिया एक्सप्लोर किया। सो एसी की एज सच बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। साउथ में हमें जरूर पड़ी तो बहुत ही सहजता से बिजली भिन्न भिन्न स्थानों पे उपलब्ध हो जाती है, जहां से प्लग इन लेके हम उसको चलाते हैं। जहां से भी हमने ली तो लगभग 300 रुपए प्रति 300 से 500 रुपए पर नाइट के हिसाब से हम उनको पे कर देते हैं, जैसा भी हमारी बातचीत होती है। एंड वी गेट एक्सटर्नल पावर, तो वो बहुत बड़ा कंसर्न है। और जैसे कि बाहर देखते हैं, जैसे यूएस जो माना जाता है वो एक आरवी नेशन माना जाता है, वहां पे लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, जनरली लोग आरवीज में रहते भी हैं। पर जब इंडिया की बात आती है तो आपको क्या क्या कंसर्न लगते हैं? जैसे कि जो मुझे लगता है कि वेदर इज अ वेरी बिग कंसर्न। यहाँ पे जो वेदर है, आप सिर्फ सर्दियों में ही ट्रैवल कर सकते हो, गर्मियों में आपको पहाड़ों की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है। और आपको ऐसा क्या कंसर्न लगता है कि लोग यहाँ पे अभी तक उस चीज को अडाप्ट नहीं कर रहे हैं? मैं आपकी बात को यहाँ ठीक करना चाहूंगा। मैं बोलूंगा इंडिया इज द मोस्ट वर्सेटाइल कंट्री फॉर कैरावैनिंग। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, शायद आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा हो, पर मैं अपने अनुभव से आपको साझा कर रहा हूँ। यूएस आप जाएंगे तो बहुत बड़ा प्रदेश ऐसा है, देशों का बहुत बड़ा समूह ऐसा है जहां पर सिर्फ सिर्फ ठंड रहती है। अभी आपने देखा बवंडर आया वहां पर, अभी कल ही की न्यूज थी, और उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भारतवर्ष, मतलब भारतवर्ष से मेरा अर्थ है जो भारत का टुकड़ा जिस जमीन पे हम रह रहे हैं, ये रहने के हिसाब से सबसे उपयुक्त स्थानों में से एक है। यहाँ आपको पहाड़ पे बर्फ मिलेगी, दक्षिण भारत में जाएंगे तो समुद्र मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो बहुत ही सुंदर आपको नदियां, ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल काय नदियां मिलेंगी। मध्य भारत में जाएंगे तो वहां की संस्कृति का प्रकार अलग है। गुजरात में जाएंगे तो आपको कच्छ का रेगिस्तान मिलेगा, राजस्थान में आएंगे तो आपको थार डेजर्ट मिलेगा। क्या नहीं है भारत में जो आप संपूर्ण विश्व में देखना जाना चाहते हैं? मतलब बहुत सारे मेरे मित्र, जब हम कभी ऐसी जगह पहुंचते हैं जो बहुत ही सेक्लूडेड होती है, और मैं अपने साथ कुछ लोगों को इनवाइट करता हूं जो कि विदेश भी जा चुके, विदेश की उन सौंदर्यतम स्थानों पे जा चुके हैं, स्विट्जरलैंड जैसे या इस प्रकार के स्थानों पे, वो बोलते हैं सर ये और वो अगर हम आंख बंद कर लें तो बिल्कुल एक ही लग रहा है। इतना सुंदर है हमारा भारत। और जो आपने बोला कि भारत में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बिल्कुल चैलेंज है। आप गर्मियां हो रही हैं, आप उत्तर भारत में चले जाइए, वहां पर अगर ठंड है तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपको उस ठंड के हिसाब से ही अपनी गाड़ी में व्यवस्थाएं करनी है। पर हमारे पास, अगर आपको मध्य भारत में गर्मी है, आप पहाड़ों पे जाइए घूमने, आपको लग रहा है अब सर्दी आ गई, वहां पर बर्फ हो रही है, आप दक्षिण भारत जाइए, आप मध्य भारत जाइए, इतनी इतनी वर्सेटाइल मतलब कहाँ मिलेगा आपको? ये तो मतलब मैं भारत तो बहुत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, जैसे कैरावैन पार्क से, इंफ्रा, यहाँ पे कैरावैन ना ना, पार्क इंफ्रा तो की अवेलेबिलिटी है, पॉकेट्स यहाँ है। भी मैं यहाँ भी मैं इलेबोरेट करता हूँ। देखिए, कैरावन पार्क्स अगेन विल बी अ पेड थिंग। तो जिस चीज का आप भुगतान करते हैं वो आपके लिए एक अधिकार होता है। निश्चित तौर पे उस प्रकार का इंफ्रा भी भारत में डेवलप होगा जब उसकी डिमांड आएगी। अभी कोई क्यों उसको डेवलप करेगा? क्योंकि कैरावन्स है ही नहीं, कैंपरवैन्स है ही नहीं। तो जब होंगे, अधिक लोग ट्रैवल करेंगे, उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो ये चीजें डेवलप होंगी। बट अगेन देन ऑल्सो यू विल बी पेइंग फॉर दैट। और जब आप किसी चीज के लिए पे करते हो तो आपको लगता है अब ये फैसिलिटीज मुझे उसमें मिलनी चाहिए। और जब आप एक्सप्लोर करते हो तो जो आपको मिलता है उसमें आप बहुत खुश रहने का प्रयास करते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने होटल में, एक बहुत ही अच्छे होटल में चेक इन किया, तो भी आपको लगा यार ये तीन चीजें जो थी ये अप टू द मार्क नहीं थी इसकी। जब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ऐसा कुछ कोई मानक नहीं होता। अप टू द मार्क का जो हमें मिलता है उसमें हम आनंद ग्रहण करते हैं। और कैरावन पार्क्स भारत में होंगे तो मतलब और बड़ी कम्युनिटी मुझे लगता है भारत में कैरावेनिंग या कैंपरवैन जो है उसको अपने जीवन में परस्यू कर पाएगी, और नए आयाम तो खुलेंगे ही सही। और जैसे कि हम लोग आपकी वीडियोस देखते हैं कि सब लोग वहाँ पे आ रहे हैं, और आप लोग एक स्पॉट बुक करके आप वहाँ पूरे एक सेफ्टी इंश्योर करने के बाद आप लोग जो कैरावानिंग कर रहे हैं उधर, तो वो कैसे कर सकते हैं? और अगर कोई जुड़ना चाहे, आई गेस आप लोगों का कोई ग्रुप है, इंडियन ओवरलैंडर्स ग्रुप,
तो आप उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें, लोग कैसे जुड़ सकते हैं। देखिए, साल में एक ही बार हम एनुअल ओवरलैंडिंग मीट करते हैं, और उसी के लिए हम ये तय करते हैं कि एक स्थान भी हम सुनिश्चित कर पाए जहां पर इतने लोग एकोमोडेट हो पाए। अदर देन दैट तो हम जो भी, मतलब मैं जो भी ट्रैवल करता हूँ वो उसकी आइटिनरी कुछ भी फिक्स नहीं होती। वी जस्ट मूव इन टू अ डायरेक्शन, और जो भी 4-5 गाड़ियां हमारे साथ होती है हम सब लोग मिलके एक अच्छा स्थान खोजते हैं, वहां पर रुकते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। उसको ज्वाइन, अगर आप एनुअल ओवरलैंडिंग मीट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंडिया ओवरलैंड से एक हमने फेसबुक पेज बनाया हुआ है। वहां पर उसका नोटिफिकेशन आता है जब भी हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ज्यादातर दिसंबर के महीने में उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि जो नए लोग हैं एक तो वो उससे जुड़ पाए, और जो पुराने लोग हैं वो अपना अनुभव उन नए लोगों से साझा कर पाए। ऐसा उस पूरी ओवरलैंडिंग मीट में सभी को अवसर मिलता है। शेष तो जैसे अभी मैं मई में उत्तराखंड जा रहा हूँ, तो कुछ लोग हैं जिन्होंने पूर्व में मुझसे संपर्क किया है, जो व्यक्तिगत जुड़े हो। अब देखिए, बहुत बड़े ग्रुप के साथ तो आप हर बार ट्रैवल कर भी नहीं सकते। जिनका धीरे धीरे आपसे संपर्क में आते हैं, फिर आपसे व्यक्तिगत संपर्क भी बन जाता है, उनसे बातचीत करके कुछ लोगों के साथ, मतलब किसी एक दिशा में हम लोग बढ़ते हैं विदाउट अ फिक्स्ड आइटिनरी। तो ये जो आपका ग्रुप है, इसमें अभी कितने सदस्य जुड़ चुके हैं आपके साथ हिंदुस्तान में। मुझे लगता है कि जो फेसबुक का ग्रुप है उसमें लगभग 5,500 लोग, 5,500-6,000 लोग शायद उसमें हैं। और शेष तो फिर जो छोटे छोटे समूह बनते हैं, मतलब अगर आप मेरे व्यक्तिगत संपर्कों की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है 200-300-400 लोग ऐसे तो होंगे ही पूरे देश भर में, जिनसे मैं ओवरलैंडिंग के नाते जुड़ा हूँ। मतलब अब जानता हूँ और उनसे मेरी बातचीत होती है। और जब आप ऐसा एक जो एनुअल मीट कराते हैं, उधर कितनी फैमिलीज आती हैं एक। ये वाली जो एनुअल मीट हुई थी, ये सेकंड थी। मतलब फर्स्ट हमने करी थी कूनो, ये सेकंड थी। सो ऑलमोस्ट आई थिंक 50 अराउंड लोगों ने, 50 अराउंड ओवरलैंडर्स ने भिन्न भिन्न स्थानों पे हमें ज्वाइन किया। जो हमने शुरू करी थी मध्य प्रदेश से, उसके बाद हम महाराष्ट्र आए थे, फिर गोवा आए, और फिर गोवा से होते हुए गुजरात होते हुए मैं वापस आ गया था। इस पूरे रास्ते में 50 से एक लोगों ने हमें ज्वाइन किया। ये पूरी 50 प्राइवेट व्हीकल थी जो खुद अपने पैशन से। प्राइवेट 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 व्हीकल्स, और प्राइवेट अगर कोई व्हीकल्स। लोग आपको ज्वाइन करना चाहे, कैरावैन रेंट पे लेके आप लोगों के साथ जुड़ना अरे चाहे। ना, बिल्कुल मोस्ट वेल। मैं तो ये सलाह देता ही हूँ कि आप अपनी गाड़ी बनाने से पहले एक बार कैरावेनिंग रेंट पे लेकर ही करिए। अन्यथा क्या होता है, हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, फिर एट द एंड ऑफ द गेम लगता है यार ये तो हम कर ही नहीं पा रहे। पहले आप अपनी पॉसिबिलिटीज को समझने का प्रयास करें कि आप कितने कंफर्टेबल हैं कैरावेनिंग के साथ, क्योंकि भारत में अभी कैरावेन पार्क्स नहीं है। ये मेरे मन में भी डर था कि जब मैं रुकूंगा तो कहाँ रुकूंगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब चीजें डिसॉल्व हो पाती हैं। जब तक नहीं होती, पहले रेंट करिए कैंपर वैन कोई ना कोई, 2-5 दिन नाइट आउट लीजिए, रुकिए, तब ये तय करिए कि अब मुझे कैंपर वैन बनानी है या नहीं। तो आपके साथ अगर लोग जुड़ना चाहें तो कैरावैन रेंट पे लेके भी आप लोगों का जो एनुअल मीट है वो ज्वाइन कर सकते हैं। या श्योर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और उसकी कोई कॉस्ट होती है जब अपने को आना होता है, तो इज देयर एनी कॉस्ट। कॉस्ट तो एज सच नहीं होती, पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीब्यूशन हम उसमें लेते हैं। जो इस बार हमने 2,500 रुपये लिया था, उसमें क्या होता है कि जब आप किसी स्थान पे जाते हैं तो आपको पानी की कुछ व्यवस्था करनी होती है। हम कुछ स्थानों पे जाते हैं तो वहाँ जो ऐसा ऐसा वर्ग हमें लगता है जो अभी समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ा, उनके बीच कुछ चीजें वितरण करने की आवश्यकता है। जैसे कि हमने सैनिटरी पैड्स इस बार हम लेके गए थे, तो कुछ ऐसी बस्तियां थी जहां पर महिलाएं अभी सैनिटेशन के प्रति उतनी जागरूक नहीं है। ऐसे कुछ बच्चे जिन्हें अभी पाठ्य सामग्री उतनी उपलब्ध नहीं हो पाती, वो सब वितरण करने का प्रयास करते हैं। शेष जो भी रास्ते की छोटी मोटी व्यवस्थाएं होती हैं, वो एक कंट्रीब्यूशन हमने इस बार 2,500 लिया था। पिछली बार शायद 1,500 या 2,000 रुपये लिया था। उससे ये सब चीजें पूर्ण करने का प्रयास करते काफी अच्छा इनिशिएटिव है आपका। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो कैरावैनिंग है बेसिकली, जैसे हम लोग रेंट पे देते हैं जो गाड़ी है, तो हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि इस गाड़ी के साथ करना क्या है। मतलब इज इट अ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, यहाँ से आदमी लेके कहीं और जाए और फिर होटल बुक करके रहे, या ये एक ऐसा व्हीकल है कि जंगल में जाके आदमी रुके और वहां पे कैंपिंग करे, बॉनफायर करे और अपना बारबेक्यू करके एंजॉय करके आ जाए। तो अगर कोई रेंट के पर्पज से लेता है, तो आपसे मैं एक तो जानना चाहूंगा कि एक डेस्टिनेशन जो उसको सबसे पहले जब कैरावैनिंग कर रहा है तब उसको जाना चाहिए,
जहाँ वो पूरा अच्छे से उस चीज को एक्सपीरियंस कर पाए। और इस कैरावैन का करना क्या होता है, कहाँ जाना होता है, कैसे लेके जाना होता देखिए, दो प्रकार के लोग, मैं जितना अभी तक भारत में जानता हूँ, दो प्रकार के लोग भारत में अभी कैरावनिंग करवा रहे हैं। एक विद अ फिक्स्ड आइटिनरी, तो उन लोगों के खुद के डेस्टिनेशन फिक्स होते हैं, वो आपको कैंपर वैन में लेके जा रहे हैं। इट इज लाइक अ होटल रूम, यही अपन माने, क्योंकि आपको कुछ भी एक्सप्लोर नहीं करना है। आपको उनकी गाड़ी में बैठना है, फिर वो आपको एक डेस्टिनेशन पे लेके जाएंगे जो थोड़ा सा ऑफ बीट है। वहां पर गाड़ी रुकेगी, रुकने के बाद खाने इत्यादि की व्यवस्था भी उन्हीं की रहती है। सो आपको वहां पर चिल करना है, थोड़ा सा अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करिए, और अगले दिन सुबह उठ के फिर जो कैंपर वैन की व्यवस्था है उनके साथ अपना डेली रूटीन शुरू करते हुए आगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन को बढ़ जाइए। मैं बोलता हूँ ये बुरा भी नहीं है, ये इस तरीके से अच्छा है कि एटलीस्ट जो खाना बनाने का स्ट्रगल है, जो जगह को ढूंढने का स्ट्रगल है, वो आपका बच जाता है, और आप अपने नेचर को, मतलब जिस नेचर के बीच में आप हो, जहां पर हो, उन सब चीजों को आप इंजॉय कर पाते हैं। पर इस वाली ट्रिप को करने के बाद अपने आप में ये मत मान लीजिएगा कि अब मैंने कैरावैनिंग कर ली। कैरावैनिंग तो आप तभी मानिएगा जब आप अपने आप इन सब चीजों को मैनेज कर, मतलब अगर आप अपनी कैंपर वैन बनाने की सोच रहे हैं तो ये फॉर्मेट आपको नहीं अपनाना है। आपको एक ऐसी कैंपर वैन हायर करनी है जिसकी कोई फिक्स आइटिनरी नहीं है, जो अपने हिसाब से आपको डेस्टिनेशन नहीं बता रहे हैं। आपको सिलेक्ट करना है आपका डेस्टिनेशन क्या होने वाला है, किस ओर आपको जाना है, खाना आपको खुद को बनाना है, वॉशरूम इत्यादि का आपको खुद को मैनेज करना है, मतलब उसको क्लीन करना है, अगर बाकी सब चीजें करनी है। तो आप ये मानिएगा कि आप अब कैरावैनिंग के लिए तैयार है, अगर 5-7 दिन आप इस प्रकार के कैंपर वैन में बिताते हैं। सो दोनों दोनों प्रकार मैंने आपके साथ साझा किए। अपन हम हमें तय करना है कि हमें इसमें से कौन सा मोड अपने लिए ठीक लगता है और किस लिए हम कैरावैनिंग करना चाह रहे हैं। अगर हम जस्ट चिल करने के लिए करना चाहते हैं, हमारे पास 10 दिन है, होटल मोड पे हम नहीं रुकना चाहते, सो फर्स्ट वन इज वेरी गुड। और अगर आपको लगता है कि आपको अपने जीवन में कैरावैनिंग को अपनाना है, सो यू मस्ट डेस्परेटली ऑप्ट फॉर द सेकेंड ऑप्शन। है। और आप ऐसी कोई जगह रिकमेंड करना चाहेंगे जहाँ पे एक इंसान कैरावानिंग करे तो उसको मजा ही आ जाएगा, मतलब आपकी फेवरेट प्लेस जहाँ गो टू प्लेस है कि आपको मजा। पहाड़ों में कहीं भी जाइए, पहाड़ इज मोर देन एनीथिंग। मतलब पहाड़ों में एक तो आपको जगह का कोई कंसर्न नहीं होता, आप कहीं भी अपनी गाड़ी लगा के रुकिए, आप सेक्लूडेड, मतलब प्लेन्स में ये होता है कि आप किसी गांव में जाएं, उनसे बातचीत करें, फिर तभी आप कहीं गाड़ी, अकेले में मैं कतई सलाह नहीं दूंगा कि आप प्लेन्स में गाड़ी लगा के कहीं रुके। पहाड़ों में तो आप कहीं भी, कितनी भी सेक्लूडेड जगह हो जहां पर कोई परिंदा भी ना आता, वहां भी गाड़ी लगा लीजिए, आपको कोई डर नहीं है। नेचर भर भर के आपको मिलती है। सो नदियां मिलती हैं, पहाड़ मिलते हैं, पक्षी मिलते हैं, पौधे मिलते हैं, तो जो सब कुछ एक आनंदमय जीवन के लिए चाहिए, जिसको हम कृत्रिम साधनों से अपने घर में संजोने का, पिरोने का प्रयास करते हैं, वो सारी प्रकृति आपको वहां मिलती है। सो माउंटेन्स मुझे लगता है सबसे बेस्ट कैरावेनिंग के लिए बने हैं, कोई और टेम्परेचर भी, मतलब क्लाइमेट भी। कोई स्पेसिफिक प्लेस? ये इट डिपेंड्स अपॉन टेस्ट, मतलब कोई लद्दाख जाना चाहेगा, कोई कश्मीर जाना चाहेगा, कोई उत्तराखंड जाना चाहेगा, कोई हिमाचल जाना चाहेगा, तो भी मैं कहूंगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन से बचें। मतलब जैसे मनाली से बचें, कुल्लू से बचें। कश्मीर जा रहे हैं तो प्रॉपर कश्मीर से बचें, जो प्रॉपर श्रीनगर है। लेह जा रहे हैं तो लेह, मतलब प्रॉपर लेह जाने की बजाय आप दाएं बाएं जाएं तो और अच्छा आप इंजॉय कर पाएंगे। और आप गवर्नमेंट से आपकी कुछ मतलब निवेदन है कि गवर्नमेंट को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए या एक कैरावान पार्क के टूवर्ड्स कुछ इनिशिएटिव रहना चाहिए? गवर्नमेंट तो देखिए जब तक नहीं लेगी, जब तक कम्युनिटी डेवलप नहीं होगी। सो अभी तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट पार्ट पे कैरावन पार्क्स को लेके हमें कोई आग्रह ऐसा है। पर जो चीज है वो ये है कि जो अभी कैंपर वैन रजिस्ट्रेशन है उसको लेके बहुत सारे शंकाएं हैं। हम किसी स्टेट में जाते हैं तो वहां पर जानकारी ही नहीं होती कि कैंपर वैन चीज क्या है, वो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी है। मुझे लगता है कि हम भी प्रयास कर रहे हैं कि सरकार से बातचीत की जाए इन विषयों पे। आप जैसे अपनी गाड़ी लेके जाते हैं तो कभी आपको पुलिस वाले पकड़ते हैं, गाड़ी रोकते हैं, पूछते हैं, इंक्वायर करते हैं?
वो उनका एक जनरल काम है। मैं बोलूंगा कि हम पुलिस वालों को बेकार बदनाम करते हैं। पुलिस वाले आपको तभी परेशान करेंगे अगर आप कहीं पर कमजोर हैं। कमजोर मतलब आपके कागज पूरे नहीं है। सो मुझे तो आज तक कभी भी पुलिस ने रोका, वो उनका काम है और वो उसको काम को कर रहे हैं। वो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स मैं उपलब्ध कराता हूँ। वाद को छोड़ दीजिए, एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए, शेष मुझे कहीं भी किसी ने इतना क्रॉस इंटेरोगेट नहीं किया कि मुझे लगे कि वो मुझसे कुछ पैसे या कोई चीज चाहते हैं। सो आई अप्रिशिएट, मतलब कैंपर वैन जो कम्युनिटी है उनके लिए इंडियन पुलिस इज वेरी गुड। और आपने जो गाड़ी बनाई है, मतलब इफ यू विल बी विलिंग टू शेयर कि उसका एक क्या कॉस्ट आया था, क्या टेंटेटिव कॉस्ट आता है, जैसे जो आप गाड़ी में आपने वॉशिंग मशीन लगाई है, सब जो अपग्रेड किया है, उस गाड़ी को बनाने में क्या कॉस्ट आता देखिए, मैं बोलूंगा सबसे पहले मेरी गाड़ी पे वापस मत जाइए, क्योंकि अगर मैं मेरी गाड़ी की कॉस्ट बताऊंगा तो आप उसको मानक मान लेंगे और उस कॉस्ट पे आप कभी नहीं बना पाएंगे। क्योंकि मैंने जो अपने जीवन का 6 महीने 6 साल का जो अनुभव है वो सब उस गाड़ी में लगा दिया। मैं एक जनरल चीज बताता हूँ आपको, अगर आपको गाड़ी बनानी है सबसे पहले बेस व्हीकल, तो बेस व्हीकल का कॉस्ट उसमें जोड़िए। उसके साथ आप जो भी फैब्रिकेशन उसमें कराना चाहते हैं उन है? फैब्रिकेशन का कॉस्ट जोड़िए। जो न्यूनतम से न्यूनतम भी अगर आप ठीक ठाक कराएंगे तो 8 से 10 लाख रुपए आ ही जाता है करते करते। सो मान लीजिए एक टेम्पो ट्रैवलर जैसी गाड़ी है जो 18 लाख रुपए की आती है, 10 लाख रुपए आप उसमें मॉडिफिकेशन कॉस्ट मान लीजिए, 28 लाख रुपए, 2-3 लाख रुपए उसके टैक्सेस और बाकी सब जो खर्चा है वो मान लीजिए। मुझे लगता है 32 लाख से लेकर 35 लाख के बीच में आप एक अच्छी कैंपर वैन बना सकते हैं। तो ये आपकी टेम्पो ट्रैवलर वाला हो गया। जो अब आपने बनाई है वो टाटा 407 पे बनी है, किस पे बनी है वो? नहीं नहीं, ट्रक पे है वो, आइशर पे है, आइशर 1050 पे है। पर ट्रक तो एक सेगमेंट ही अलग हो गया, मतलब अभी तो भारत में वो उतना पॉपुलर भी नहीं है। पर मोर और लेस ट्रक पे भी बनाएंगे तो यही कॉस्टिंग मोर और लेस आएगी। पर मतलब ट्रक इज नॉट दैट इजी टू हैंडल। सो अगर आप हैवी व्हीकल के साथ उतना कंफर्टेबल हैं, उसको हर जगह ले जाने में समर्थ महसूस करते हैं, सो ट्रक इज ऑल्सो, मतलब ट्रक उससे बेहतर ऑप्शन रहता है। तो अपने पास अब समय एकदम शेष बचा है, तो अब कॉल टू एक्शन अपन एक ले लेते हैं कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, जाके कारवां भारत को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। एंड आप वी आर थैंक यू। कैंपर को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप भी एक बार विवेक जी बोल दीजिए इन लोगों को। चैनल है बिल्कुल, वी अगर आर मतलब आप, कैंपर। मतलब मैं इसलिए तो नहीं बोलूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि भाई मुझे सुन रहे हैं इसलिए करिए, पर अगर कैंपर वैनिंग, कैरावैनिंग इसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप जाएंगे, हमारे कुछ वीडियोस देखेंगे तो शायद आपको कुछ जानकारी मिलेगी, कुछ अच्छी चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी। और अगर आपको लगता है कि निरंतर वो चीजें आपके उपयोग की हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। उस पे जो एक किसका बटन आता है सर, वो बेल आइकन। पहले मैं क्या अपने वीडियोस में ये बोलने से थोड़ा सा बचता हूँ, इसलिए उस बेल आइकन को भी आप प्रेस करेंगे तो अच्छी जानकारियां हम आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। विवेक जी, हमारा भी एक चैनल है, आप अपनी जनता को भी बोल दीजिए, वी आर कैंपर वैन्स करके एक चैनल है, वो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं वहीं पे ये वीडियो डालने वाला हूँ। बिल्कुल जी, वी आर कैंपरवैन्स, मतलब कैंपर कैरावैनिंग के बहुत ही कम यूट्यूब चैनल है, तो हर चैनल पे आपको कुछ ना कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो जरूर जाइएगा वी आर कैंपरवैन्स, उसको भी जाके सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। और इस वीडियो में भी अगर आप कुछ जानकारियां चाहते हैं तो कमेंट्स के रूप में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच विवेक जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपकी हिंदी की तो जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। बहुत इंस्पायर हुआ मैं आपसे। अगली अब आगे वाली वीडियोस में सारी हिंदी में ही बनाने की कोशिश करूंगा। और बहुत ही अच्छा कॉन्वर्जेशन रहा। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन आवर फर्स्ट एपिसोड एंड होप टू थैंक सी यू यू। सो मच। आपके साथ ट्रैवल करना, कभी मौका मिला तो आपके साथ ट्रैवल करेंगे, आपको आपसे मिलेंगे व्यक्तिगत रूप में। प्लीज जरूर। नमस्कार जी। थैंक यू सो मच। खत्म।